नमस्कार। आज भावगंगा के 299 अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ये बहुत हर्ष की बात है कि भावगंगा सीरीज़ में हम लोग 300वें पावदान पर अगले अंक में पहुंच जाएंगे। यह हमारे ख्याल से दुनिया के रिकॉर्ड्स में होगा, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स में होगा कि निष्पक्ष भाव से समग्रता में देखते हुए हर स्टेप को विन 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 तीनों की कसौटी पर कसते हुए कि वह हमारे लिए ठीक है कि नहीं, हम जिनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके लिए ठीक है कि नहीं, और उनके अलावा इस धरती पर ब्रह्मांड में जो कुछ है उसके लिए उचित है कि नहीं। इन तीनों कसौटियों पर कसते हुए बातचीत हो रही है, जो कि कभी किसी काल में भूत भविष्य वर्तमान सबके लिए उचित है कि नहीं। यह बेसिक हम लोगों का मानदंड है, मापदंड है, क्राइटेरिया है। और इस प्रोग्राम के बारे में भी कहा जा सकता है कि न भूत न भविष्य न वर्तमान में हूँ, मैं तो समय के आसमान में हूँ। ये भावगंगा समय के आसमान में बह रही है। ये सब आप लोगों के हौसला देने की वजह से है, जिसकी वजह से हम अगले अंक में 300 पे पहुँच रहे हैं। और एक बहुत ही प्यारी प्रतिक्रिया कल के प्रोग्राम पे आई। मतलब कल बोलते बोलते, कल का प्रोग्राम देते देते मुझे इतनी खुशी हो रही थी और मुझे लग रहा था कि इसकी प्रतिक्रिया कुछ वैसी होगी। और आश्चर्य की वही प्रतिक्रिया एकदम अनजान क्षितिज से आया। युग सत्य का उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण करती वार्ता मेरे लिए इतनी संबल प्रदान करने वाली है कि अनिर्वचनीय है। युग सत्य का उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण करती वार्ता मेरे लिए इतनी संबल प्रदान करने वाली है कि अनिर्वचनीय है। श्रद्धा सहित अशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। श्रद्धा सहित अशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। यह अमृत संदेश विश्व के भविष्य के लिए अभिनव मंगलकारी पथ की सर्जना में प्राणवायु बनेगी। यह अमृत संदेश विश्व के भविष्य के लिए अभिनव मंगलकारी पथ की सर्जना में प्राणवायु बनेगी। पुनश्च सादर अभिवादन। ये YouTube पे आई है। YouTube पे प्रतिक्रियाएं जरा कम आती हैं, Facebook पर खूब आती हैं। और ये कमेंट किया है एक YouTube पर ही चैनल है, द तर्कश। ये इसके फॉलोअर्स बहुत हैं और इसके बारे में मैंने फिर YouTube पे सर्च किया कि इतनी अच्छी प्रतिक्रिया कहाँ से आ रही है। तो कुछ मैंने नोट किया है, वो अपने इस समय मेरे पास नहीं है, वो कल परसों में फिर सुनाऊंगा। लेकिन एक बहुत ही रिनाउंड पत्रिका है, ओपन आई वाली, और इसके बारे में फिर अगले अंक में चर्चा होगी। कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो चर्चा के दौरान मैंने कहा था, मैं एक कविता आपके सामने मुझे याद आ रही है जो भावभूमि जो कल चल रही थी उस पर सुनाने के लिए, लेकिन समय 1 घंटे 1 मिनट वैसे ही हो गया था, इसलिए वो कविता नहीं सुना पाया था। वह कविता सुना भी चुका हूँ भावगंगा में, लेकिन चूंकि वातावरण और संदर्भ ऐसे थे कि उसको पुनः रिपीट करने में कोई हर्जा नहीं है। हम जंगल बो रहे हैं, हमने जंगल काटे, हम जंगल बो रहे हैं। हम जब जंगलों में रहते थे, वहाँ से जब हमारी सभ्यता की यात्रा, जब हमारे दोनों हाथ फ्री हो गए और सभ्यता की यात्रा शुरू हुई, हमें विशेष शक्तियाँ मिलती चली गई उन हाथों के माध्यम से। तो फिर हमने जंगल काटना भी शुरू किया, पेड़ काटने भी शुरू किए, घर बनाने भी शुरू किए। तो हमने जंगल काटे, लेकिन जंगल उस समय जो प्रतीक था वह अराजकता का प्रतीक था।
खतरों का प्रतीक था, हिंसा का प्रतीक था। वो जंगल उसी अर्थ में आज भी प्रयोग किया जा रहा है। आज जंगल प्रकृति का, प्राकृतिकता का, सहजता का प्रतीक नहीं माना जा रहा है। आज भी जंगल प्रतीक माना जा रहा है अराजकता का, बिना सोचे समझे काम करने का, हिंसा का, अज्ञानता का, काहलियत का। और इसीलिए कह देते हैं वो तो जंगली है। किसी आदमी को आप नहीं पसंद करते हैं और उसका स्वभाव नहीं ठीक आपको लगता है तो कह देते हैं वो तो जंगली है। जबकि आज जंगली होना सभ्यता है। और जो मनुष्यता में जो गुण आ गए हैं, मनुष्य में जो गुण आ गए हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं, ज़्यादा हिंस हो गए हैं। हमने सारे खतरनाक जानवरों को जंगल से मार डाला, ख़त्म कर दिया, या लगभग कितनी प्रजातियां ख़त्म हो गई और कितनी ख़त्म होने के कगार पे हैं। अंधाधुंध जंगलों की कटाई, अंधाधुंध जंगल के प्रजातियों को नष्ट करना। तो हमने जंगल काटे, लेकिन जो जंगली जिस शब्दों में हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं वह शब्द अब हमारे ऊपर ही लागू हो रहा है कि हम में जंगलीपन आ गया है, हम में वहशीपन आ गया है। वहाँ ठीक था, हम अपने को बचाने के लिए अगर कोई हिंसक जानवर है तो उसको मारते थे अपनी सुरक्षा के लिए। अब सुरक्षा के लिए नहीं, अब स्पोर्ट के लिए। हम शिकारी हैं तो इसलिए हम शेर मारेंगे, चीता मारेंगे, हाथी मारेंगे, शिकार करने के लिए। तो वो प्रवृत्तियां जो हिंसक हैं, अब हमने उस जंगल से तो हम निकल आए, लेकिन अपने ही समाज में जंगल बो रहे हैं। वह सब दुष्कर्म हम समाज में कर रहे हैं, खुद जंगल बो रहे हैं। जहां हम अपने गांव और शहर में रह रहे हैं वहां जंगल बो रहे हैं, शाब्दिक अर्थ में नहीं, प्रतीकात्मक अर्थ में। तो हमने जंगल काटे, हम जंगल बो रहे हैं। हमने जंगल छोड़ा, समाज बना था। हमने जंगल छोड़ा, समाज बना था। हमारा गांव बसा, ये कवच घना था। हमें सुरक्षा कवच मिला जब हमने गांव बनाए। सोचिए, आप कल्पना करिए कि एकदम जब सब कुछ जंगल ही जंगल था, वहाँ से कभी हमने, जो हमारे पुरखे जो पहले दूसरे रहे होंगे, जिनके मन में ये विचार आया होगा कि चलो परिवार बढ़ गया है थोड़ा, अब उनको काटने वाटने के लिए या टहनियाँ तोड़ने के लिए, बड़ी टहनियाँ तोड़ने के लिए कुछ हथियार भी मिल गए हैं, और अब वो उन हथियारों से धरती की खुदाई हाथ फ्री हो गए तो करके बांस बल्ली या वो झोपड़ी बना सकते हैं, गाड़ वाड़ करके, थूनी और वो सब। और इस तरह से एक झोपड़ी बना करके एक सब गाँव, झोपड़ियों का एक गांव बनना शुरू हुआ होगा। कल्पना करिए क्या समय रहा होगा, कैसा समय रहा होगा। लेकिन उस समय में हमारी जो कॉन्शसनेस का विकास होना चाहिए था वह उस गति से नहीं हुआ। कॉन्शसनेस नहीं विकसित हुआ। हम वो हिंसक प्रवृत्तियां लेकर के आने लगे। हम वो लोभ अब वहाँ से शुरू हो गया। तो हमने जंगल काटे, हम जंगल बो रहे हैं। हमने जंगल छोड़ा, समाज बना था, हमारा गांव बसा, ये कवच घना था। हमने मंगल छीने, अब दंगल हो रहे हैं। सबके कल्याण के लिए काम करने की जगह पे अब वही हिंसक प्रवृत्तियां हैं तो दंगल हो रहे हैं। जंगली पशुओं को मार सके हम, हिंसक पशुओं को मार सके हम, हमने हथियार उठाए, बनाए, हमने हथियार उठाए। जानवर खत्म हो गए तो अपनों को मार कर अपनों को खो रहे हैं। जानवर खत्म हो गए, वो हिंसक जानवर जब खत्म हो गए या हमारे चिड़ियाघरों में आ गए तो अपनों को मार कर अपनों को खो रहे हैं। हम जंगल बो रहे हैं, अब आदमियों को ही मार रहे हैं, खो रहे हैं। महायुद्ध हो रहा है, टम्बम गिर रहा है।
हम श्रमजीवी थे, अपनी मेहनत से कुछ उपजाते थे, कुछ तोड़ते थे फल वगैरह और अपने लिए रहने का हीठा बनाते थे। तो हम श्रमजीवी थे, रोज कमाते खाते थे। फिर चौमासों का संचय, और जब कुछ सुरक्षित जगह हुई तो फिर हमने फल के साथ भी ये है कि वो 2-4 दिन रह सकते हैं, लेकिन फिर हमने जब खेती करना शुरू किया तो अनाज बहुत दिन तक रह सकता है। वहाँ से ग्रीड और उत्पत्ति हुई। अनाज और फल में सबसे बड़ा अंतर यही है कि अनाज में संचय की प्रवृत्ति पैदा होती है, फल में संचय की प्रवृत्ति नहीं होती। आप बहुत ज़्यादा फल आपके बागान हैं, पैदा हो गए, और अगर कोई ख़रीदने वाला नहीं है तो बांटने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अब खैर उसके लिए भी अब तमाम सारे रेफ्रिजरेटर्स और बड़ी बड़ी वो सब हो गए, लेकिन एक समय ऐसा था शुरुआती दौर में कि हम अगर हमारे पास ज़्यादा फल पैदा हो गया या सब्जियां पैदा हो गई तो हमें बांट देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। या तो कोई एक्सचेंज करे, बार्टर सिस्टम शुरू हुआ कि हमसे लौकी ले लो, हमें कद्दू दे दो, अगर हमारे पास लौकी ज़्यादा है तो हमारे पास कद्दू, और या फिर बांट देंगे। सड़ने से अच्छा बांट देना ही माना जाता रहा होगा, तो इसलिए बार्टर सिस्टम शुरू हुआ या बांटना शुरू हुआ। संचय की प्रवृत्ति नहीं थी फलों के साथ, लेकिन यह सब्जियां फल जो अपने आप ऐसे उगते हैं, जब हमने खेती करना शुरू किया तो जो अनाज हुए वो बहुत दिन तक चलते हैं। कहते हैं बुद्धकालीन जो चावल है, तमाम सारे बुद्ध की वो नगरी में, नेपाल के आसपास के वहाँ पे बुद्ध के जो क्षेत्र हैं वहाँ खोदे गए तो चावल निकले। चावल हजारों हजार बरस तक संचित किए जा सकते हैं, अगर घुन वगैरह नहीं खाए तो पड़ा रह जाता है। तो हम श्रमजीवी थे, रोज कमाते खाते थे। फिर चौमासों का संचय, और खेती के बाद जो ग्रीड और संचय की प्रवृत्ति शुरू हुई वो इंतहा बढ़ती चली गई। वहाँ तो शुरुआती दौर में थी। आज जन्मों जन्मों के खातिर, और केवल अपने ही जन्मों जन्मों के खातिर नहीं, वैसे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन आज जन्मों जन्मों के खातिर संचय की प्रवृत्ति लोगों में पैदा हो गई है। कुछ पुण्य के संचय में लगे हुए हैं, कुछ भावी पीढ़ियों के लिए संचय करने में लगे हुए हैं, और पुण्य भी संचय अगर लोगों के भला करके संचय करो तो ठीक है। पूजा पाठ कर लेंगे, अगले जन्म में, कई जन्मों में संचित हो जाएगा उनके लिए पूजा पाठ, पुण्य संचित हो गया। आज जन्मों जन्मों के खातिर अपनी भावी पीढ़ियों, जन्मों जन्मों, और दूसरे अर्थ में हम पूजा पाठ करके जो तमाम अन्य जन्मों के लिए भी पुण्य संचित कर रहे हैं, उतना समय अगर लोगों के भलाई में लगाएं तो कितना अच्छा है। आज जन्मों जन्मों के खातिर संचय की कोशिश में हम बोझ ढो रहे हैं, हम बोझ हो रहे हैं, अपने ऊपर भी और धरती पर भी। हम बोझ ढो रहे हैं, हम बोझ हो रहे हैं। हमें बुद्धि मिली, हमने छद्म किए। हमें रूप मिला, हमें गर्व हुआ। हमें स्वप्न मिला, दुस्वप्न किया। अब तो थक कर सपने भी सो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं। अब तो थक कर सपने भी सो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं। इधर मैंने अष्टावक्र की गीता की काफ़ी अध्ययन किया, तो ये हमें रूप मिला, हमें गर्व हुआ, इसी पर हंसी आ गई और इसी पर वो याद भी आ गया। अष्टावक्र की गीता जनक और अष्टावक्र का संवाद है। अष्टावक्र उद्दालक ऋषि के नाती थे, बेटी के बेटे। और एक बार जनक ने, जैसा कि कथा कही जाती है, कथा के कई स्वरूप भी हैं, जो स्वरूप मैंने एक स्वरूप आपके सामने संक्षेप में बता रहा हूँ कि रूप मिला तो गर्व किया। एक सभा हो रही थी जिसमें अष्टावक्र के पिताजी भी भाग ले रहे थे। तमाम विद्वानों, पंडितों या जो भी उस समय जो शास्त्रार्थ हो रहा था, शास्त्रार्थ में
अष्टावक्र के पिता हारने लगे। तो अष्टावक्र को पता चला, तो अष्टावक्र, उसका शरीर 8 और वक्र तो तिरछा था, टेढ़े मेढ़ा, हाथ, दोनों हाथ भी टेढ़े, पैर भी टेढ़ा, पूरा शरीर टेढ़ा, 8 जगह से उनका शरीर टेढ़ा था। तो बड़ा देखने में हास्यास्पद ही लगेगा, कहा जाएगा, कुरूप लगेगा, हास्यास्पद लगेगा, यही तो कहा जाएगा। और जब पिताजी की स्थिति शास्त्रार्थ में हारने वाली वो जब उन्होंने सुना तो वो दौड़ पड़े और जहाँ शास्त्रार्थ हो रहा था वहाँ घुस आए। उनको देख करके सारे जितने विद्वान पंडित थे सब जोर जोर से हंसने लगे। उनके आकार को देख करके ही सही में हास्यास्पद वाली स्थिति पैदा कर दी, सब हंसने लगे। कबूतर भी सुनने के लिए आ गया है भावगंगा तो वह करना शुरू कर दिया है। तो वो हंसने वाली स्थिति, सब जोर जोर से ठठा के हंस पड़े। राजा जनक भी हंस पड़े उनको हंसते हुए देख करके। देखिए पतझड़ शुरू हो गया, पत्तियां झड़ करके आ रही हैं। जहाँ फूल नहीं रहते हैं तो वनस्पतियां पत्ती भी गिरा करके अपना भाव व्यक्त करती हैं, या कम से कम मैं इस बात के लिए खुश हो सकता हूँ कि वो अपना भाव व्यक्त कर रही हैं। खुश होने में क्या हर्जा है, और हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है जिसकी वजह से हम दुखी भी हो सकते हैं, अगर उस पर विचार करें तो हम क्यों विचार करें। हमारा रिएक्शन तो हमारे वश में है, हम आनंद में रहें, हम क्यों अपने स्वास्थ्य को खराब करें। हम हमेशा आनंद में रहें। कोई कुछ बुरा भी कहता है जो हमें नहीं अच्छा लगता तो आप इग्नोर कर दीजिए, अपने दिमाग को फ्लावर पॉट बनाइए, गुलदस्ता बनाइए, दूसरे की चीज़ों को एक कान से सुनिए, निकाल दीजिए। अगर वह निरर्थक है, उसमें अगर सार है तो उसको ग्रहण कर लीजिए। जैसे गांधी जी, अगर कोई उनका उल्टा सीधा पत्र लिखता था और उसमें ज़्यादा लंबा हुआ तो पिन लगा दिया, 3-4 पन्ने का हुआ, उनके पास आता था, या आधा एक पन्ना खाली रह गया तो उनके पास अगर आता था तो पिने निकाल लिया करते थे और जितना हिस्सा खाली रहता कागज का वो रख लेते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। कहते थे जो उसने सार्थक चीज़ भेजी है वो रख लेता हूँ, जो निरर्थक है वो निकाल देता हूँ। और ये सीख मुझे अपने पिताजी से भी मिली कि किसी चीज़ को प्रकृति पर भार ना पड़े, इसके लिए अपने ऊपर या कहीं भी निरर्थक इस्तेमाल चीज़ों का नहीं करना है। एक एक दाना बीन करके कैसे बचाते थे खेती में, और अपने बच्चों को, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को वकील और किसी को सिविल सर्वेंट बनाने के लिए किसान कैसे कर सकता है, ये मैंने उनसे देखा था। एक एक दाना बीनते थे अपने हाथ से। लेकिन अगर हमारे खेत में कोई खा रहा है वो जानवर, तो उसको खाने भी देते थे, चलो उसका हक है, लेकिन कोई चीज़ बर्बाद ना हो। हम गोरखपुर में रहते थे, वो गांव से आते थे अनाज लेकर के, ताकि अनाज खरीदना ना पड़े, और उनके साथ सब्जी खरीदने अक्सर जाते थे हम। पहले अकेले मैं अकेला जाता था, लेकिन जब वो रहते थे हम दोनों सब्जी खरीदने जाते थे, झोला लेकर के पैदल 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। एक बार ऐसे ही सब्जी खरीदने जा रहे थे तो रास्ते में बगल में एक साइकिल लेटी हुई रखी थी। नॉर्मली स्टैंड पे खड़ा करते, लेकिन वो लेटी हुई थी। उस साइकिल के पहिए के नीचे एक सादा कागज रखा हुआ था, पड़ा हुआ था सड़क पे। पिताजी ने झुक करके उसकी तीलियों के बीच से हाथ डाल करके वो कागज निकाल लिया। तो हमने कहा बप्पा ये क्या करते हो? पिताजी को बप्पा कहते थे। तो कहे भैया ये लिखे पढ़े को रुक्का, जिंदगी भर प्रधान रहे अपने गांव के, लेकिन ये रुक्का उक्का लिखे, कुछ पढ़े लिखे काम आई, ऐसो भी कागजवा बेकारे हो जात, और काहे का बर्बाद कोनो चीज़ करेगा। तो वो भावना कि किसी चीज़ को बर्बाद नहीं करना है, हमें धरती पर बोझ
नहीं बनना है। तो बात हो रही थी जनक की सभा की कि सब लोग ठठाकर हंस पड़े, जनक भी हंस पड़े। अब मजे की बात यह कि अष्टावक्र उन सब से ज्यादा जोर से हंस पड़ा। तो अब सब लोग भौचक कि अष्टावक्र, इतना लोग बड़ी भरी सभा में सब हंस रहे हैं, उस पर वो भौचक जाए या सिहर जाए या चुप हो जाए, अचकचा जाए, और ये और मस्त होकर के हंस रहा है। तो राजा जनक चूंकि महाराज वही थे, सारा आयोजन उन्हीं का था, तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपके हंसने का कारण, आप कौन हैं और आपके हंसने का कारण? तो उन्होंने कहा कि मैं अष्टावक्र हूं, इस सभा में शास्त्रार्थ हो रहा है, मैं भी इसमें शामिल होने आया हूं। और मेरे हंसने का कारण यह है कि आप सब ने मेरे शरीर को देख करके इतनी जोर से हंसे हैं। हमारे शरीर को देख करके, हमारा शरीर 8 जगह से बेडौल है, टेढ़ा मेढ़ा है, इस पर आप सब हंस पड़े। तो मुझे तो हंसी इस बात पे आई, 2 बातों पे आई। आप तो एक बात पे हंस रहे थे, मुझे 2 बातों पे हंसी आई। एक तो राजा जनक पर, और दूसरे आप सब पर कि जो इतना ब्रह्म शास्त्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इतना बड़ा शास्त्रार्थ आयोजित किया है राजा जनक ने, लेकिन एक भी विद्वान पूरे अपने क्षेत्र में, देश में या धरती पर जहां तक उनकी पहुंच है नहीं ढूंढ पाए। यह सब चमड़े वालों को बुला लाए हैं, जो केवल चमड़ा देखते हैं, शरीर देखते हैं, विद्वता नहीं देखते, ज्ञान नहीं देखते, ज्ञान को टटोलने जानने की कोशिश नहीं करते। ये क्या जजमेंट करेंगे? ये क्या तय करेंगे? ये किसी लायक हैं? ये केवल चमड़ी देखते हैं। तो ये चमड़ी वालों को इतने बड़े शास्त्रार्थ में लाके जज के रूप में बैठा देना, एक तो इतनी, इससे बड़ी हंसी की बात क्या हो सकती है? और दूसरा, यह तो जनक की बात हुई कि जनक के इस आयोजन पर उन्होंने किन किन लोगों को अपना जज बना रखा है शास्त्रार्थ में, इस पर हंसी आई। और फिर दूसरा, ये हंसते किस पर हैं, इस पे मुझे हंसी आई। ये मुझ पर हंस रहे हैं जो 8 तरीके से वक्र है मेरा शरीर, ये मेरे शरीर पर हंस रहे हैं, या इसके बनाने वाले को हंस रहे हैं? और अगर मुझे बनाने वाले पर हंस रहे हैं तो इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। उनकी इस मूर्खता पे हंस रहा हूं। जो दिख रहा है बस वही दिख रहा है, उसके पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, कारण कुछ नहीं दिख रहा है। बस मैं आ गया आड़ा तिरछा, जो इनको दिखा बस दृष्टि, उसी पर रिएक्शन कर दिया। कुछ भी गहराई में छानबीन करने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की। सब के सब नतमस्तक हो गए। यह है रूप। हम केवल बाहरी स्वरूप देखते हैं, आंतरिक स्वरूप देखने की कोशिश नहीं करते। उसी की झलक अष्टावक्र ने दिखाई। फिर जनक वहीं पर उनके शिष्य हो गए
और अगले दिन से फिर उनको बुलाया जा करके उनको हे प्रभु कहा, हे प्रभु मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। उनके शिष्य हो गए। इस तरह से अष्टावक्र की गीता बनी, जैसा कि कहा जाता है। उसमें भी अपने देश काल परिवेश के अनुसार बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आज उतनी रेलिवेंट ना हो, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ने की चीज़ है अष्टावक्र गीता भी। तो हमें बुद्धि मिली, हमने छद्म किए, हमें रूप मिला, हमें गर्व हुआ, हमें रूप मिला, हमें गर्व हुआ। इसी पर यह कहानी याद आ गई कि वो सभा में जितने जज और ये सब लोग जनक थे, ये अपने रूप पर गर्व करते हुए उस अष्टावक्र टेढ़े मेढ़े व्यक्ति पर हंसने लगे। हमें बुद्धि मिली, हमने छद्म किए, हमें रूप मिला, हमें गर्व हुआ, हमें स्वप्न मिला, दुस्वप्न किया। अब तो थक कर सपने भी सो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं। आज खेत खलिहान छोड़, फैक्ट्रियों में नौकरियों को दौड़, अपनी सीमित पूंजी भी तोड़, दर दर भटक रहे हैं, हमारे आंगन रो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं। पूरी ज़िंदगी हम जहाँ भी पोस्टेड रहे, तमाम अपने घर में ढेर सारे खेत हैं, वो छोड़ छाड़ करके भैया कहूँ नौकरी दिवाए दो, चपरासिक नौकरी दिवाए दो, कहूँ पहरेदारी की नौकरी दिवाए दो। ये हालत है। या हमने अपनी कैसी व्यवस्था बना रखी, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। और हालत ये है कि किसानी इतनी अलाभप्रद हो गई, तभी तो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। और जिसके पास 10-20 बीघा खेत है, उसके बाद भी वो नौकरियों के लिए दौड़ रहा है। 500 1000 रुपये, 500 रुपये रोज। क्योंकि हमने पूरी व्यवस्था जो बनाई आज़ादी के बाद, वही शुरुआत में 10-20 साल ठीक रहा, उसके बाद लुटेरों की व्यवस्था आ गई। करोड़ों अरबों खर्च करने वाले चुनाव जीत रहे हैं और फिर अरबों खरबों कमाने में लगे हुए हैं। तो खेती चौपट हो गई, गांव चौपट हो गए, शिक्षा के लिए कुछ किया नहीं गया, नकल अलग चालू हो गया। जो भी आगे बढ़ने के तत्व थे उसको ख़त्म कर दिया गया। हमें बुद्धि मिली, हमने छद्म किए, हमें रूप मिला, हमें गर्व हुआ, हमें स्वप्न मिला, दुस्वप्न किया। अब तो थक कर सपने भी सो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं। हमारे सपने भी सो रहे हैं। अब तो संविधान कथाएं कहने जाता हूँ, देश का मालिक कौन है, हम भारत के लोग कहीं उत्तर नहीं मिलता। इतने निराश हताश अपने को प्रजा माने हुए हैं, निरर्थक माने हुए हैं। अक्सर कह देते हैं कि को नृप हुए हमें कहानी। ये जो चुनाव जीत रहे हैं वो नृप हैं, राजा हैं, और ये अपने को प्रजा माने हुए हैं। इनको कोई फ़ायदा नुकसान करें, कुछ भी कोई भी चुना जाए, कुछ नहीं हो सकता। जहाँ यह मानसिकता घर कर गई है, इसको मिटाने के लिए कितनी तपस्या की आवश्यकता होगी। एक अकेले गिरीश पांडे की तपस्या से नहीं हो पाएगा। फिर भी 8.5 सालों में जितना हुआ उतना मेरे लिए अकल्पनीय है, फिर भी आप सबको लगना होगा। तो हमें बुद्धि मिली, हमने छद्म किए, हमें रूप मिला, हमें गर्व हुआ, हमें स्वप्न मिला, दुस्वप्न किया। अब तो थक कर सपने भी सो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं। आज खेत खलिहान छोड़, फैक्ट्रियों में नौकरियों को दौड़, अपनी सीमित पूंजी भी तोड़, दर दर भटक रहे हैं, हमारे आंगन रो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं। हमने लेन देन किया था पशुओं का। पहले वो मैंने कहा ना कि शुरुआत में जब घर बने होंगे, फिर धीरे धीरे पशुपालन शुरू किया होगा। देखा होगा गाय दूध देती है बछड़े से, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ऐसे ही गिरता रहता है। तो फिर हमने उसको रख करके धोना शुरू किया होगा, पशुपालन शुरू किया होगा, बकरी पालन शुरू किया होगा। और किसी के पास बकरी है, हमारे पास गाय ज़्यादा हो गई तो चलो बदल लें। किसी के पास आम ज़्यादा हो गया, किसी के पास केला ज़्यादा हो गया, या किसी के पास कद्दू ज़्यादा हो गया, किसी के पास लौकी ज़्यादा हो गई, तो बदल लें। बार्टर सिस्टम, लेना देना शुरू हो गया। हमने लेन देन किया था पशुओं का, खाद्य सामग्री का,
अब तो सब कुछ बेच रहे हैं, नीलाम खुद ब खुद हो रहे हैं, हम जंगल बेच रहे हैं। यही एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, वो बार्टर सिस्टम पे आप सबको जानना चाहिए। ये सब चीज़ें भावगंगा में इसीलिए बताते हैं कि यह सब चीज़ें हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इससे थोड़ा साइकोलॉजी, मनोविज्ञान भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है। ये सारी चीज़ें मिलजुल करके कैसे एक कहीं कानून की किताब में नहीं बनता, लेकिन ये प्राकृतिक कानून बन जाता है। ये समाज विज्ञान का कानून है, अर्थशास्त्र का कानून अपने आप बन जाता है। किसी सरकार ने नहीं बनाया है, ये लोगों के दिमाग में बन जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, चीज़ों की घटती हुई कीमत कह लीजिए, या चीज़ों के घटते हुए रिटर्न कह लीजिए, या वैल्यू कह लीजिए, डिमिनिशिंग वैल्यू कह लीजिए, चीज़ों का घटता हुआ मूल्य। आपके पास 2 लौकी है, किसी के पास 2 कद्दू है, आपको एक की आज ज़रूरत है बनाने के लिए सब्जी, उसके यहाँ एक ही की ज़रूरत है, तो कहा कि क्यों ना स्वाद बदलने के लिए या एक एक्सचेंज कर लें। तो आपने उसको एक लौकी दे दी, उसने एक कद्दू दे दिया, बराबर हो गया एक एक करके, बार्टर सिस्टम, लेन देन का। अब कल्पना करिए कि आपके पास 5 लौकी है, उसके पास 2 कद्दू हैं। तो जब जो आपका पहला एक लौकी है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, जो दूसरा लौकी है उसकी कीमत थोड़ी कम हो जाएगी, जो तीसरी है उसकी और कम। जितने किसी चीज़ की मात्रा आपके पास ज़्यादा बढ़ती है तो जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसकी कीमत कम होती जाएगी, जो तीसरा है उसकी कीमत और कम हो जाएगी, जो चौथा है उसकी कीमत और कम हो जाएगी, और जो 5वां है उसकी कीमत और कम हो जाएगी। अब सोचिए, आपके पास 5 लौकी है, उसके पास 2 कद्दू है, उसके पास दूसरा वाला जो कद्दू है उसकी वैल्यू कम है पहले वाले से, लेकिन फिर भी काफ़ी है। आपके पास जो 5वां, चौथा, तीसरा है उसकी वैल्यू काफ़ी कम है। तो अब जब आप और उसमें बार्टर के बारे में बात होगी तो कहेगा मैं आपको 1 कद्दू दूंगा, लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। आपके पास जो बाद वाले हैं वो कम वैल्यूएबल हैं, तो आप 1 कद्दू ले लीजिए, हमें 2 लौकी दे दीजिए। मोल भाव होगा, हो सकता है कि वो 3 मांगे फिर 2 पे तय हो जाए, लेकिन जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, उसकी जितने ही ज़्यादा नंबर में हैं उतना ही नए यूनिट्स की कीमत कम होती जाएगी। तो ये स्वाभाविक नियम है जिसके आधार पर बार्टर सिस्टम या बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो ये भी ये लगा कि आप सबको जानना चाहिए, ताकि अगर आप भी कभी मोल भाव करें तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में अंडरलाइंग प्रिंसिपल के रूप में रखें। हमने लेन देन किया था पशुओं का, खाद्य सामग्री का, अब तो सब कुछ बेच रहे हैं, नीलाम खुद ब खुद हो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं। सर्दी गर्मी से बचने को तन ढकने की शुरुआत हुई, फिर हमने मन ढक लिया, धन ढक लिया, अब तो धर्म ढक रहे हैं। हम गर्म होकर खून को खून से ही धो रहे हैं। अब तो जो वास्तविक धर्म है इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का सबसे जुड़ाव, वो उसको ढकते जा रहे हैं, उसको दरकिनार करते जा रहे हैं, और हम गर्म होकर खून को खून से ही धो रहे हैं। ये हालत है कि अगर खून कहीं हो गया है तो उसको ढकने, उसको धोने के लिए पानी से नहीं, खून से ही धो रहे हैं, और खून खराबा हो रहा है। तो हम गर्म होकर खून को खून से ही धो रहे हैं, हम जंगल बो रहे हैं। हमने जंगल काटे, हम जंगल बो रहे हैं। तो ये कविता जो कल सुनानी थी, कल नहीं हो पाई, आज बड़े विस्तार से हो गई। और आगे हम लोग चर्चा करें, कई विषय सोचा था आज चर्चा करने के लिए। एक गज़ल भी सोची थी, और 2 कहानियाँ छोटी छोटी सी हैं जिन पर चर्चा करना चाहा था, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप सबके पास ढेर सारी आती हैं, ऊपर देखने में बड़ी प्यारी से लगती हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, लेकिन गहराई में उनके जो मैसेजेस होते हैं
वो बड़े खतरनाक होते हैं। कहीं कहीं वो आपके अहंकारों को पोषित कर रहे होते हैं, कहीं कहीं आपको गलत दिशा में प्रेरित कर रहे होते हैं। इसलिए हर कहानी को सही रूप में पढ़ने की आवश्यकता है। कहानियाँ बनाता कौन है? जो लोक कथाएं हैं वो उसको आगे लोक ने ढोया है, खुली आंखों वाले लोगों ने ढोया है। लोक मतलब खुली आंखों वाले लोग या जनता। लोक लौकना से बना हुआ है, जिनकी आंखें खुली हैं। आलोक, तो जो लोक कथाएं और लोक गीत हैं उसमें जो मैसेज है अक्सर बहुत गहरा होता है। लेकिन आजकल जो कहानियाँ, तमाम सारे साहित्यकार, मैं तो साहित्यकारों की मंडली में भी जीवन भर रहा, तमाम सारे साहित्यकार बहुत गहरे सोच वाले नहीं होते हैं। साहित्य उनका व्यवसाय हो जाता है, तो फिर वो उल्टी सीधी चीज़ें भी लिखने लगते हैं। और जिस माहौल में, जिस समाज में रह रहे हैं, उसका भी काफ़ी कुछ असर आ रहता है। नई सोच, अलग सोच, सबसे जुड़ करके सोच, विन 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 के आधार पर सोच, इस सोच वाले साहित्यकार भी बहुत कम मिलते हैं। कि जो कुछ एक शब्द भी लिखें या बोलें तो विन 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 की तराजू पर तौल करके, कस करके बोलें, ऐसे साहित्यकार भी नहीं मिलते हैं। बहुत 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 बिरले हैं। तो इसलिए जो भी पढ़िए कहानियाँ, कविताएं, वह बहुत गहराई से सोच समझ करके पढ़िए, सुनिए कि उसमें कितना तत्व है और कितना तत्व नहीं है। तो उस पर चर्चा करना चाहता था, कुछ कहानियों पर। इधर टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया हुआ है वह वाकई बहुत बहुत तकलीफ़देह है। धरती माँ का एक हिस्सा डगमगाया है। उन दोनों देशों में जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग की मृत्यु हुई है, उनको हम लोगों की भावगंगा परिवार की संवेदनाएं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, संपूर्णता से प्रार्थना करते हैं कि जो बचे हुए हैं वो जल्दी से, जो अभी फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके, और जो घायल हैं उनकी देखभाल हो सके। लेकिन हमको प्रकृति को, धरती माँ को और गहराई से उनके साथ रेजोनेंस में रहना होगा, जुड़ करके रहना होगा। और ये जो एटम बम ब्लास्ट और ये सब हम करते हैं, धरती ग्लोबल वार्मिंग होती है तब भी सिकुड़ती है, सिकुड़न और फैलाव उससे होता है। ये सब चीज़ें भी भूकंप का कारण बनती हैं। ये भी एक बड़ा भूकंप है। 20,000 से ज़्यादा, 22,000 से ज़्यादा लोग बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वैसे तो 1655 में चाइना में एक भूकंप आया था जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे, और वह अब तक का सबसे बड़ा भूकंप है। लेकिन 20,000, 40,000, 50,000 भूकंप में मरें, शहर के शहर तबाह हो जाएं, ये बहुत दुखद घटना है। और बस संपूर्णता से, ईश्वर से यही हम लोग अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा ना हो और धरती हमेशा रहने लायक खुशहाल रहे। और एक और चीज़ पर चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जो गरिमा है, जो मर्यादाएं हैं, उसका पालन होना चाहिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण बजट सत्र में अभी जो हुआ, राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छी बातें कहीं, लेकिन उसके बाद जो चर्चाएं हुई और चर्चा के समापन पर जो बातें हुई, उस पर निष्पक्ष भाव से कुछ कहना ज़रूरी है। एक चीज़ तो मैं
हमेशा कहता हूँ कि जो भी करोड़ों अरबों खर्च करके चुनाव जीतेगा, चाहे व्यक्ति हो, पार्टी हो, वह जनता की भलाई करने के लिए कहेगा बहुत, लेकिन करेगा नहीं। कहीं ना कहीं पूंजी आधारित है उसका सब कुछ खेल। बड़े बड़े पूंजीपति ही उसको फंडिंग करेंगे और फिर उन्हीं के हित के लिए तमाम सारे नियम कानून बनाए जाएंगे। ये 70 के दशक के बाद से लगातार हो रहा है। वो हैंडपंप वाला एग्जाम्पल याद करिए, जो मैं बार बार देता हूँ कि हमारा जनतंत्र भी बहुत कुछ हैंडपंप की तरह होता है। पहले गंदा मटमैला, फिर साफ पानी खींचता है। तो आज़ादी से 70 तक का दौर वो था जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के जो बचे हुए लोग थे, जो तपस्वी थे, उन्होंने संभाला देश को। लेकिन उसके बाद जब जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ तो गंदा मटमैला निकला, और वह अभी भी चालू है, लेकिन अब धीरे धीरे कम होगा। तमाम ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कम होगा। तो इसलिए अभी व्यवस्था में पूंजी का आधिपत्य कम नहीं हुआ है, और जहां पब्लिक अपने को प्रजातंत्र माने हुए, प्रजा माने हुए है, तो जो दिखावा, भौकाल, राशि ठाट बाट उसके साथ प्रचार करने आते हैं, वही उनको जिताऊ लगते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जिसको जो अच्छा है, हमारी सेवा कर रहा है, हमें उसको जिताना चाहिए। सवाल जिताऊ हो तब हम चुने, इसकी जगह पे जो अच्छा हो उसको हमें वोट देके जिताऊ बनाना है। तो यह सोच ही उल्टी है, जिसकी वजह से यह हो रहा है। हाँ, कभी थोड़ा बढ़ जाता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन 70 के बाद से अब तक सरकारों का जो रुख रहा है, रवैया रहा है, वो 100% पब्लिक के लिए कमिटेड नहीं रहा है। राजीव गांधी ने स्वीकार कर लिया कि हम 100 दिल्ली से भेजते हैं, 14 ग्राउंड पे पहुंचता है। उसके लिए वो भी तो जिम्मेदार थे। क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे? सारा कुछ कंट्रोल करने के लिए ही तो पब्लिक ने उनको वहां भेजा हुआ था। जो रास्ते में बिचौलिए खा रहे हैं वो ना खाएं, उसके लिए जन जागरण के लिए कुछ कर देते। जो काम मैं 8.5 साल से कर रहा हूँ, वही उसी समय वही कर देते, शुरू कर देते कि चलो सब लोग जानो कि तुम देश के मालिक हो, तुम सशक्त हो, संविधान ने तुमको मालिक बनाया है, तुम अपने सेवकों को चुनो। यही बात अगर उनको वाकई तकलीफ थी इस चीज़ के लिए, तो जन जागरण शुरू कर देते। उन्होंने पंचायती राज का जो सपना था गांधी जी का, उसको 73वें संविधान संशोधन के बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में केवल था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट गवर्नमेंट के रूप में लाए। बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें भी चूक हो गई उनसे। उसकी ड्राफ्टिंग में चूक हुई और शायद वो उतना समझ नहीं पाए, अनदेखा हो गया कि वहाँ राज्यों पे छोड़ दिया गया कि राज्य जितना चाहें उतना अधिकार दें पंचायतों को, और इसलिए राज्य कोई नहीं चाहेगा कि उनकी सत्ता गांव के पास चली जाए, क्योंकि गांव में डायरेक्ट सत्ता जा रही है, सारे फैसले गांव वालों कर रहे हैं, वहाँ फिर किसी का वो नहीं चलेगा। तो इसलिए वह चूक हुई, जिसकी वजह से आज भी गांव तड़प रहे हैं संसाधनों के लिए। राज्य सरकारें उन्हें एक अपने डिपार्टमेंट के रूप में चला रही। पंचायती राज एक डिपार्टमेंट चल रहा है, जबकि वो स्वतंत्र सत्ता है, गांधी जी का सपना था। तो इसलिए हमें अच्छी परंपराओं की जरूरत है। तो जो अभिभाषण हुए उसमें मोदी जी, मैं मोदी जी पर ज़्यादा कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन मोदी जी का जो लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के बजट के सत्र के उद्बोधन, शुरुआती उद्बोधन में जो कहा, उस पर जो इनका भाषण था, वो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल नहीं था। उसका स्तर
बहुत कमतर था, ऐसी उम्मीद नहीं थी। पहली बात, मतलब ऐसी ऐसी बातें, और वो हास्य के लिए वो विदूषक नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और एक सीरियस माहौल, सीरियस समय पर इक्का दुक्का कहीं हंसी के बात हो जाए तो हो जाए, लेकिन लगातार हंसने हंसाने की बात करें ये उचित नहीं लगता। अपने कार्यों की बात कर रहे हैं वो भी ठीक था, कुछ जो उन्होंने अपने कार्यों के बारे में बताया अच्छा था, लेकिन तथ्यों के आधार पर बेबुनियाद की बातें कहना ये उचित नहीं था। जैसे उन्होंने कहा कि नेहरू का इतना बड़ा ख़ानदान है, वो लोग नाम के आगे गांधी क्यों लिखते हैं, नेहरू क्यों नहीं लिखते हैं? जब आप नहीं जानते हैं तो मत बोलिए। कोई ज़रूरी है कि आप सर्वज्ञ हैं और अपनी हंसी उड़वा रहे हैं? नेहरू के बेटे से आई हुई रेस नहीं है, वो बेटी से आई हुई है, और बेटी जिस घर में जाती है वहाँ का सरनेम लेती है। अगर इंदिरा की शादी फिरोज गांधी से हुई, भले ही वो गांधी नाम गांधी जी ने दिया हो या पहले से रहा हो, कोई दोनों बातें हैं। गांधी जाति होती भी है पठानों में, बहरहाल जहाँ से भी हो, उस बहस में नहीं जाना है। तो उनके बच्चों का नाम गांधी ही आएगा ना, नेहरू कैसे आ जाएगा? ऐसी बात प्रधानमंत्री से शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री का एक एक शब्द बहुत मूल्यवान है, अपने को हास्यास्पद नहीं बनाना चाहिए उनको। फिर वह राम के भक्त हैं, राम मंदिर के लिए इतना कुछ किया है। भाजपा ने अब तक सबसे अच्छा जो धारा 370 हटा है वो एक अच्छा काम किया है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर काम जो अच्छे इरादों से भी किए हैं वो गलत हो गए हैं। किसान बिल उसका एक उदाहरण है। बिना सोचे समझे काम करने की मोदी जी की आदत है। सारे प्रॉस एंड कॉन्स, इसका भविष्य में क्या होगा, संवेदना नाम की चीज़ बहुत 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 कम है उनमें। तो इसी की वजह से वो नोटबंदी करते हैं बिना सोचे समझे, पूरा देश ठप हो जाता है, उसमें लोग मर जाते हैं अनायास। कोरोना होता है, पूरा देश बंदी कर देते हैं, सारा परिवहन ठप, बिना सोचे समझे अल्टरनेटिव व्यवस्था किए हुए। मोदी जी डॉक्टर नहीं हुए, नहीं तो वो नाक बंद कर देते बिना कोई अल्टरनेटिव किए हुए। लेकिन जहाँ हैं वह उतना घातक नहीं है जितना कि अगर वो डॉक्टर हो जाते तो। हर चीज को हर एंगल से सोचने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो लीडर है। तो वो राम के भक्त हैं। अयोध्या में राम मंदिर के जिस दिन वो हो रहा था उद्घाटन, पूजा, शिलान्यास या जो शिला पूजन या जो भी शुरुआती, उसमें वो खुद थे। लेकिन राम मंदिर बनाना, राम का भक्त होना, ये अलग बात है। राम के आचरण को अपने में उतारना वो दूसरी बात है। उस आचरण को वो कितना अपने अंदर उतार रहे हैं। राम के बारे में अगर किसी ने कुछ कहा था, राम सबकी सुनते थे, और अगर एक व्यक्ति ने कह दिया सीता के बारे में कि उतना वहां रही, और फिर भी राम ने स्वीकार कर लिया, तो उस पर उन्होंने ध्यान दिया। वो किया कि नहीं किया, सही किया गलत किया, वो अलग विषय है। लेकिन मोदी जी को राम से इतनी सीख तो लेनी चाहिए कि सबकी सुनो। और जहां राम ने जब गद्दी पर बैठे हैं और सारे ऋषि मुनि पब्लिक अयोध्या सबकी सभा बुलाई है,
तो जो पहली बात उन्होंने कही है उसको तो हर लीडर को, और लोकतांत्रिक लीडर, वो राजा थे फिर भी लोकतांत्रिक बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमसे कोई गलत हो जाए तो आप उसके विरोध में बोलो, भय बिसराई, डर हटा करके बोलो, अगर हमसे भी कोई गलती हो जाए। उसको सुनने के लिए तैयार थे। तो अगर कोई भी लोगों के मन में भ्रम ही है, कोई भी अगर सांसद वहाँ कुछ कह रहा है जिसके बारे में भ्रम है, तो विस्तार से उसके प्रश्नों का उत्तर देने का वो समय था। वह किसी के अर्लियर जनरेशन्स के बारे में बोलने का समय नहीं था। प्रधानमंत्री को टू द पॉइंट होना चाहिए। जो विषय किसी ने उठाया है उसको गलत सिद्ध करने का समय था। गंवा दिया मोदी जी ने। लाल बहादुर शास्त्री, अगर एक रेल एक्सीडेंट होता है वो रिजाइन कर देते हैं। और राजीव गांधी एक स्टेटमेंट देके रह जाते हैं कि 100 रुपया केंद्र से चलता है, 14 जमीन पे पहुंचता है। क्यों? कौन जिम्मेदार है? आप प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं? किसने रोका है? आप भेष बदल कर जाइए और देखिए कि कहाँ कहाँ क्या है। राजा भी भेष बदल कर गाँव कभी कभी रात में घूमते थे कि क्या चल रहा है व्यवस्था में और प्रजा में। चरण सिंह खुद एज प्रधानमंत्री एक थाने पे चले गए थे, बिल्कुल पगड़ी उगड़ी लगाकर, एक ग्रामीण बन करके। तो आलीशान महलों में केवल रह करके प्रधान सेवक कोई नहीं हो सकता। उसको जाना पड़ेगा आम आदमी के बीच में, और उसके दुख दर्द को समझना पड़ेगा, और तब प्लान बनाना पड़ेगा। राम से इतना सीख लेते तब भी बहुत था। उनको हर पॉइंट पे बोलना चाहिए था। सारे जितने लोगों ने जितना बोला है, मुख्य बिंदु सब पे बोलना चाहिए था। और जिस चीज़ों से जनता में भ्रम जा रहा है उसके निवारण के लिए तो खुद इनको एक एक बिंदु पे बोलना चाहिए था। और निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज से या जेपीसी या जो भी, वह उम्मीद थी एक प्रधानमंत्री से, लेकिन वह मौका उन्होंने गंवा दिया। एक बहुत अच्छा मौका था, सुनहरा मौका था, लेकिन उसको तो उसमें राष्ट्रपति के भाषण पर उनको धन्यवाद देना था, और जो पक्ष विपक्ष के लोगों ने बोला उस पे अपने कमेंट्स देने चाहिए थे। और जनता में किसी तरह का भ्रम न हो, दरकिनार कर देने से, हटा देने से, दबा देने से लोकतंत्र में चीज़ें ऐसे नहीं दबती हैं। राज्यसभा और लोकसभा के किसी ने कुछ कहा है और उतना डिलीट कर दिया जाए उसकी प्रोसीडिंग्स से, अब वो प्रोसीडिंग्स तो जा चुकी हैं, प्रोसीडिंग्स कहाँ कहाँ तक डिलीट करेंगे? तो वह उचित नहीं था। मोदी जी खुद अपने को कमज़ोर कर लिया इस तरह से। तो आज की भावगंगा बहुत महत्वपूर्ण रही, और उन कहानियों पर चर्चा अब आगे करेंगे। एक गज़ल आपको सुना करके आज की भावगंगा समाप्त करेंगे, और साथ ही आपके सुझाव चाहेंगे 300वें अंक पर, जो अगला अंक होगा, चाहे कल हो या परसों, वह अंक यूनिक होना चाहिए। हम लोगों को प्लान करना चाहिए कि कैसा हो। वह आपके 300वां अंक होगा। उसके बारे में सुझाव ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा, फ़ोन करके, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ संभव हो बताइए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। प्रतिक्रियाओं भरा अंक ही हो जाए, जैसा भी हो। आपके क्या सुझाव हैं, क्योंकि वह अंक बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। एक गज़ल, रोशनी के पास सिर्फ रोशनी नहीं होती, रोशनी के पास सिर्फ रोशनी नहीं होती,
गर्मी, राह, जागरण, ध्वनि की कमी नहीं होती। सूरज की रोशनी है, खूब गर्मी है, 11:30 बजे के आसपास है, काफ़ी गर्म हो गया है, लेकिन अच्छा लग रहा है, क्योंकि पेड़ पौधों वनस्पतियों के बीच में आकर के इससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है। 100% प्योर हैं ये, और ये विन 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 के प्रिंसिपल पर ही काम कर रहे हैं। ये जितनी वनस्पतियां हैं सब समस्त विश्व के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। इसलिए इनके बीच, इसीलिए पहले लोग जो वानप्रस्थ होते थे या जंगल में चले जाते संन्यास में, इस सत्संग के लिए ही। ईश्वर की कृपा है, यहाँ इस छत पर मुझे वह वानप्रस्थ और सत्संग मिल रहा है। देखिए चिड़ियों की आवाज़। रोशनी के पास सिर्फ रोशनी नहीं होती, गर्मी, राह, जागरण, ध्वनि की कमी नहीं होती। प्यार भरे लफ्ज़ों से बड़ी कोई चीज़ मरहम ही नहीं होती। प्यार भरे लफ्ज़ों से बड़ी कोई चीज़ मरहम या मरहमी नहीं होती। संवेदना से बढ़कर कोई संजीवनी नहीं होती। संवेदना से बढ़कर कोई संजीवनी नहीं होती। जड़ें और पंख दोनों ज़रूरी है आदमी के लिए। वो कहा जाता है कि पुरानी पीढ़ी या किसी शिक्षक ने अपने बच्चों को या नई पीढ़ी को अगर 2 चीज़ें दे दी तो फिर वो अपने आप बहुत सफल होगा, खुश रहेगा, खुश रखेगा। जड़ें और पंख, जड़ें भी और साथ साथ पंख भी। तो जड़ें और पंख दोनों ज़रूरी है आदमी के लिए। जो आकाश समेटे बैठे हैं, जिनके पास केवल पंख हैं, पाँव तले ज़मीन नहीं है, तो बड़ी परेशानी है। तो जो केवल आकाश समेटे बैठे हैं, पाँव तले ज़मीन नहीं होती। ज़मीन और आकाश दोनों का संगम है आदमी। एक दूसरी कविता में लिखा है कि पक्षी अधिक आकाश हो तो पक्षी बन जाता है, और अधिक धरती हो तो जड़। पक्षी और वृक्ष का संगम है आदमी, धरती और आकाश का संगम है आदमी, पंख और जड़ का संगम है आदमी। पत्थर और आदमी में फ़र्क तो महज इतना है, पत्थर के आँखों और सीनों में नमी नहीं होती। पत्थर और आदमी में फ़र्क तो महज इतना है, पत्थर के आँखों और सीनों में नमी नहीं होती। सिर्फ आनंद ही ज़िंदगी का मकसद नहीं है। सिर्फ आनंद ही ज़िंदगी का मकसद नहीं है। बगल का दुख देखकर किसके सीने में गमी नहीं होती। बगल का दुख देखकर किसके सीने में गमी नहीं होती। जो सबसे करता है निश्चल बेशर्त आदतन प्यार, जो सबसे करता है निश्चल बेशर्त और आदतन प्यार, सृष्टि दर्पण है, उसकी तरफ कोई कमान तनी नहीं होती। सृष्टि दर्पण है, उसके तरफ कोई कमान तनी नहीं होती। सबसे जुड़ाव जो करता है महसूस और रखता है ध्यान, सबसे जुड़ाव जो करता है महसूस और रखता है ध्यान सबका, जीवन में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जीवन में उसे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होती। और यदि मन, विचार, कर्म व शब्द में एक रूपता हो, यदि मन, विचार, कर्म और शब्द में एक रूपता हो, फिर संवादों में गलत फहमी नहीं होती। फिर बातचीत में, संवादों में उसके बारे में कोई गलत फहमी नहीं होती। सभी तो यहाँ रहबरी का चोंगा पहने हैं। सभी तो यहाँ रहबरी का चोंगा पहने हैं, बहुत अच्छे होने का, क्योंकि करोड़ों अरबों खर्च करके लेके जो चुनाव लड़ रहे हैं, कितना भी वो रहबरी का, अच्छाई का चोंगा पहन के आए हों, फिर क्यों कोई नहीं कहता कि यहाँ रहजनी नहीं होती। फिर कोई क्यों नहीं कहता कि यहाँ रहजनी नहीं होती। खूब रहजनी होती है, हर स्तर पर रहजनी होती है। सारी आत्माएं धरती से ही उपजी हैं, मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है। सारी आत्माएं धरती से ही उपजी हैं, कोई भी आत्मा यहाँ आसमानी नहीं होती। यही धरती माँ से ही हम सब उपजे हैं, इसी को अपना पूज्य माने तो सारे धरती के लोग शांति से रहेंगे, कोई झगड़ा टंटा होगा ही नहीं, सबके पूज्य एक ही हो जाएगा धरती माँ। कौन कहता है सुख में नहीं होता दुख, कौन कहता है सुख में नहीं होता दुख, और दुख में सुख सनी नहीं होती। कौन कहता है सुख में नहीं होता दुख, और दुख में सुख सनी नहीं होती।
2 शेर बचे हैं। धरती पर इतने तरह के जीव जंतु हैं, धरती पर इतने तरह तरह के जीव जंतु हैं, आदमी को छोड़कर किसी की आमदनी नहीं होती, आदमी को छोड़कर किसी की आमदनी नहीं होती। सारा आमदनी, लोभ, ग्रीड ये आदमियों में ही है। धरती पर इतने तरह के जीव जंतु हैं, आदमी को छोड़ किसी की आमदनी नहीं होती, और हर कोई इतना अच्छा और दैवीय लगता है। अगर विराट ब्रह्मांड एक विराट जीवन शरीर है और हम सब जो कुछ धरती पर है सब उसके जीवंत अंग हैं, तो फिर कण कण में तो वही दिखेगा। हर कोई इतना अच्छा और दैवीय लगता है। अब तो सपने में भी किसी से दुश्मनी नहीं होती, सपने में भी किसी से दुश्मनी नहीं होती। लेकिन वही दुश्मनी व्यक्ति से नहीं है, जीवों से नहीं है, लेकिन गलत कार्यों से है। गांधी जो कहते थे कि घृणा व्यक्ति से नहीं, उसके गलत कामों से करो। तो जो गलत काम जो कर रहा है उसको रोकना है, उसका विरोध करना है। और इसीलिए ये जो जस्टिस, न्याय का सिद्धांत है, वो भी पनिशमेंट का कम, रिफॉर्मेशन का ज़्यादा है। अब लोकतंत्र में 21वीं शताब्दी, 20वीं, जब से सभ्यता विकसित हुई है, तो अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसको सज़ा तो दी जाती है, जेल में रखा जाता है, जब तक कि इतना ज़्यादा घृणित ना हो कि फांसी की सज़ा देना हो। तो अन्यथा उसको रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट दिया जाता है कि वो सुधर जाए, वो भी एक जीव है। तो इसलिए किसी से दुश्मनी नहीं होती, दुश्मनी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पाप से घृणा करने की ज़रूरत है। गलत काम ना हो धरती पर, सब लोग विन 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 के प्रिंसिपल से रहना शुरू कर दें, इसके लिए लगातार काम करने की ज़रूरत है। भावगंगा सफल होगी, इसमें हम होंगे कामयाब। शायद अगले अंक में इसको हम लोगों को और घनीभूत तरीके से एहसास करना है और इसके लिए जी जान से लगना भी है। तो आज की भावगंगा बहुत अच्छी रही, आप सब का प्यार सहयोग लगातार मिल रहा है। आज का आपका दिन शुभ हो, और 300वें अंक के विशेष अंक के लिए आपके सुझावों का इंतज़ार है। ज़रूर सुझाव भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।